दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों बैंकिंग सेवाओं के लिए कुछ सरकारी बैंकों की ओर से सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने कुछ तथ्य जारी किए हैं। जहां केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 करोड़ से अधिक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट पर कोई भी सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि गरीबों और बैंकिंग सेवाओं से महरूम रहे लोगों के लिए खोले गए 41 करोड़ जनधन खातों के लिए बैंक कोई भी सेवा शुल्क नहीं लेता है। रेगुलर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट्स और ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स को लेकर बैंकों ने सेवा शुल्कों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। जहां बिहार के अररिया में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक वे पीएम नरेंद्र मोदी को हरा नहीं देंगे वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जहां राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत को प्यार से काटा जा सकता है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी के दिल में गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का वादा किया था तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा नहीं निभाया गया है। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन ने दिल्ली हाई कोर्ट में कस्टडी पैरोल के लिए याचिका दायर की है। शहाबुद्दीन ने अपनी याचिका में मां के बीमार होने की बात कही है। जहां शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल पर सीवान जाने की अनुमति मांगी है, वही वकील ने कोर्ट से कहा है कि बिहार में शहाबुद्दीन की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेवार नहीं हो सकती है। जहां शहाबुद्दीन को कोरोना काल में सीवान ले जाने भी मुश्किल है। फिलहाल ट्रेनों का परिचालन भी सामान्य नहीं है। शहाबुद्दीन के साथ जाने के लिए पुलिस की एक पूरी बटालियन भी भेजनी होगी। जहां बिहार सरकार के वकील केशव मोहन ने भी कहा है कि शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा दिल्ली सरकार और पुलिस को सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि कस्टडी पैरोल की स्थिति में जरूरी ब्यौरा नए हल्फनामों में दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष बताया है। जहां उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में भारत के लोगों की सुरक्षा मोदी ने की है, गरीबों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति की है। अब ये नया भारत है, ये दुश्मनों को हर वक्त मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। पड़ोसी भी अब भारत को बुरी नजरों से देखने से कतराने लगे हैं। जहाँ कांग्रेस के समय देश पाकिस्तान से डरता था और अब भारतीय सेना रणनीति तय करती है, जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। उन्होंने बिहार चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में कोरोना परास्त हुआ है और 10 नवंबर को कांग्रेस और राजद भी परास्त होगा। जी हां, उन्होंने धारा 370 की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से यह धारा हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बल दिया है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में कोई भी लोग अपनी जमीन खरीदकर अपना घर बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। हम लोगों का प्रार्थना है कि कोरोना काल जल्दी खत्म हो और मंदिर को निर्माण प्रारंभ हो सके। आसमान की ओढ़नी ओढ़े धानी पहने फसल घगड़िया, राधा बनकर धरती नाची, नाचा हसमुख कृषक सावरिया। जी हाँ, कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता की ये पंक्तियां इन दिनों चरितार्थ हो रही है। जहां खेतों में फसल पककर तैयार हो गया है, फसल को देखकर किसान गदगद हैं। सुबह होते ही खेतों में चहल पहल बढ़ जाती है। इधर अन्नदाता किसान धान काटने और उन्हें समेटकर घर लाने में व्यस्त हो जा रहे हैं। जहां वही घर में महिलाएं खाना बनाकर खेतों में पहुंच रही है। खलिहान को सजाने के लिए खेतों की साफ सफाई करके गाय के गोबर से उसे लिपकर खेतों की खूबसूरती किसानों का संदेश ग्रामीण क्षेत्र में दे रही है। बिहार के कई इलाके के किसान धान की फसल काटने में तेजी दिखा रहे हैं ताकि रबी की फसल समय से की जा सके। जी हाँ, खेत में नमी समाप्त ना हो जाए इसके लिए जैसे तैसे धान का फसल खलिहान के आंगन में पहुंची जा रही है। उतने ही जल्दी से गेहूं की बुआई भी कर रहे हैं। बीज भंडारण में किस्म किस्म के गेहूं के बीज की बोरियां सजी हुई है। हर रोज किसान इन दुकानों पर पहुंचकर खेतों के अनुमानित में विभिन्न प्रजातियों के गेहूं के बीज खरीद कर ला रहे हैं और उसे खेतों में बोने का काम युद्ध स्तर पर करने लगे हैं।
बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा में पूर्णिया के अमोड़ विधायक अब्दुल जलील मस्तान ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विवादित बयान दे डाला है। जी हां, उन्होंने मंगलवार को सभा में कहा है कि ओवैसी यहां किशनगंज में चरने आए हैं, यह कोई चारागाह नहीं है। ओवैसी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि हर पंचायत में हेलीकॉप्टर उतारकर पैसे की बारिश करते हैं। मैंने इसकी शिकायत प्रशासन से भी की है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी हां, राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक ने ओवैसी पर निजी हमला करते हुए कहा है कि वे खुद को बैरिस्टर कहते हैं, लेकिन कभी किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं करते। उनके हाथ पैर तोड़कर हैदराबाद भेज देंगे। जी हां, इस घटना पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके कहा है कि मुझे मारने काटने की बातें कोई नई नहीं है। भाजपा कांग्रेस के मंच से ऐसी बातें होती रहती है, पर गौर कीजिए ये बात 50 साल के शहजादे की मौजूदगी में हुई थी, यानी कि 50 साल के राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई थी। मेरे हाथ पैर क्या जान ले लीजिए, मगर एआईएमआईएम सीमांचल छोड़कर कभी नहीं जाएगी। जी हां, मजलिस सीमांचल के दिल में बसती है। अररिया जिला के रानीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगली बार जब आप मौका देगी तो नई तकनीक का ट्रेनिंग दिलाएंगे। बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नई उद्योग नीति बना दिए हैं कि इतना काम बिहार में पैदा होगा कि बिहार के लोगों को काम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे राज्यों के लोग नौकरी करने के लिए बिहार आएंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग तो सिर्फ काम करते हैं, सभी लोगों के लिए विकास के लिए काम करते हैं। हम लोगों का काम तो सिर्फ सेवा ही करना होता है, लेकिन कुछ लोगों को सेवा से मतलब नहीं है। मुंबई में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद देश में आक्रोश का माहौल बन गया है। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया शामिल रहे और उन्होंने कहा कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी प्रेस की आजादी के खिलाफ है। इस दौरान राजधानी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को तानाशाही बताते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जी हां, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है, वे अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और पत्रकारों को सच बोलने पर भी रोक लगाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप पेंशनर हैं, यानी कि अगर आपको पेंशन मिलता है और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन धारकों को पेंशन पाने के लिए हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। जहां पहले पेंशन भोगियों को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जाकर हर साल ये सर्टिफिकेट जमा कराना होता था, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सीनियर सिटीजन के लिए घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा शुरू कर दी है। जहां इस साल ऑफलाइन माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तिथि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप साल में किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अररिया और बिहारीगंज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जमकर बरसे हैं। जी हां, अररिया में उन्होंने ईवीएम की नई परिभाषा बना दी है। वही बिहारीगंज में नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि ईवीएम का नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह एमवीएम यानी कि मोदी वोटिंग मशीन होनी चाहिए। ईवीएम उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। जो उन्होंने कहा है कि बिहार का युवा नाराज है, अब चाहे ईवीएम आ जाए या फिर एमवीएम आ जाए, बिहार में ये काम नहीं आएगा, जहां जीत महागठबंधन की होगी। दोस्तों, दुनिया में अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की। जहां कई देशों में पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं अब एक सर्वे में चौंकाने वाला दावा किया गया है। गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने एक सर्वे में जारी किया है। जहां इस सर्वे के अनुसार जयपुर समेत भारत के 30 शहर भविष्य में पानी की भयंकर समस्या से जूझने वाले हैं। सर्वे में पाया गया है कि 100 शहरों की स्थिति बेहद खराब है। साल 2050 तक इन शहरों को पानी से जुड़ी कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जहां इसमें पानी की किल्लत, बाढ़, प्रदूषण आदि समस्याएं शामिल है। सर्वे में पानी की समस्या से जूझ रहे 100 शहरों में अकेले चीन के 50 शहर शामिल है, जिसमें से चीन में 30 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। जहां वही भारत को डार्क जोन में रखा गया है।
आपको बता दें कि भारत में भी स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। भारत के प्रमुख शहरों में नासिक, जबलपुर, हुबली, धारवाड़, नागपुर, जालंधर, धनबाद, भोपाल, सूरत, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, कन्नूर, पुणे, श्रीनगर, कोलकाता, मुंबई, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, थाने, वडोदरा, राजकोट और कोटा शामिल है। लॉकडाउन में हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। आलम यह हो गया कि कई परिवारों को तो अपने गांव तक वापस जाना पड़ा। लेकिन इसी लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के एक 8वीं के छात्र ने अपने हुनर और लगन के दम पर इस छोटी सी उम्र में वो मकाम हासिल कर दिखाया है जिसे हासिल करने में बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। जी हाँ, बच्चे ने आज खुद की कंपनी बना ली है और 4 से 6 लोगों को रोजगार तक दे दिया है। जी हाँ, हर कोई उसके दिमाग और जज्बे की तारीफ कर रहा है। दरअसल इस होनहार बच्चे का नाम अमर प्रजापति है जो अभी महज 14 साल का है। जहाँ जब उसका स्कूल बंद हुआ तो उसने खाली समय में LED लाइट्स बनाने की ट्रेनिंग ली, फिर अपने ही घर में बल्ब बनाना शुरू कर दिया। 1-2 महीने में वह परफेक्ट भी हो गया और डेली सैकड़ों लाइट्स बनाने लगा। जहाँ इसके बाद अमर ने खुद की कंपनी बना ली जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर मां सुमन प्रजापति को बनाया। जहाँ आज उसकी पहचान गोरखपुर शहर के सबसे छोटे उद्यमी के रूप में होती है। आप भी तस्वीर देखिए, कितने छोटा बच्चा है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का दौर अब अंतिम चरण में है। राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने किशनगंज के ठाकुरगंज और कोचाधामन में एनडीए प्रत्याशी नौशाद आलम और मास्टर मुजाहिद आलम के लिए चुनावी सभा की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम पिछले 15 सालों से बिहार की सेवा करते आए हैं। अगर हमें फिर से मौका मिला तो हम बिहार के लोगों का सेवा करेंगे। जी हाँ, हमने समाज के हर तबके का उत्थान किया है, जो पीछे है उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। महिलाओं के लिए, दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में पहले जनप्रतिनिधि के तौर पर महिलाओं की संख्या कम होती थी। जी हां, लेकिन पंचायत राज में 50% आरक्षण दिया। अब महिलाओं की संख्या बड़ी है। जी हां, अति पिछड़े को भी 20% का आरक्षण दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने 15 सालों में किए गए विकास कार्यों के बारे में गिनाते हुए कहा है कि हमने स्कूलों में पढ़ाई के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, प्राइवेट स्कूल के बाहर रहने वालों की संख्या ना के बराबर है। जी हां, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर 10 लाख जीविका समूह बनाया। 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी। धान का कटोरा कहे जाने वाला बांका जिले में लहलहाती धान की पक चुकी फसलों को अब कटनी का इंतजार है। जी हां, ऐसे में किसान अपनी सुविधा के अनुसार फसलों की कटाई शुरू करने की तैयारी में हैं। जी हां, जिले के कुछ इलाकों में फसलों की कटनी शुरू भी हो चुकी है, लेकिन कोरोना काल में किसानों को संक्रमण के खतरे को देखते हुए कटनी का काम करना होगा। इसे लेकर स्वास्थ्य और कृषि विभाग किसानों को कटनी को लेकर जागरूक करने में लगा हुआ है। जहां इसके लिए कृषि विभाग ने जिले के सभी किसान सलाहकार अपने अपने क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने का जिम्मा दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने किसानों को संक्रमण के खतरे से बचाव के लिए उपाय भी बताए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 दौर का मतदान हो चुका है। जी हां, और तीसरे चरण में भारी पड़ने के लिए सियासी दलों के बीच जंग जारी है। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें सीमांचल पर टिकी है। 24 सीटों वाले सीमांचल में समीकरण इस बार बदले हैं। बिहार की 78 सीटों पर तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का जनाधार पिछले चुनाव से मजबूत हुआ है। जी हां, ओवैसी की पार्टी की मजबूती ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। जी हां, दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विकास का हवाला देकर समीकरण को साधने के लिए तूफानी दौर कर रहे हैं। तीसरे दौरे में पीएम मोदी की रैलियों से ध्रुवीकरण के भी आसार नजर आ रहे हैं। जी हां, लेकिन 3 तलाक CAA NRC की आंच पर ओवैसी सियासी खिचड़ी बनाने के लिए दम भर रहे हैं। सीमांचल के 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में 24 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 60 लाख मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार में मुद्दे चाहे जो भी हो, लेकिन सीमांचल में लड़ाई चेहरे की इर्द गिर्द ही लड़ी जा रही है। जहां ऐसे में पीएम मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी यहां के सभी समीकरणों को अपना पाले में करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सीमांचल के 4 जिलों के आंकड़े देखें तो पूर्णिया में 35%, कटिहार में 45%, अररिया में 51%, तो किशनगंज में 70% मतदाता मुसलमान हैं। लिहाजा अल्पसंख्यकों को रिझाने में ओबीसी जुटे हुए हैं। जहां वही एनडीए का पूरा जोर वोटों के बिखराव के बीच ध्रुवीकरण पर है। यहाँ के अल्पसंख्यक परंपरागत रूप से आरजेडी और कांग्रेस के मतदाता माने जाते रहे हैं, लेकिन AIMIM के दखल से इस बार
इसमें सेंध लग सकती है, जहां इसकी वजह से महागठबंधन अपने किले को बचाने में जुटा हुआ है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी सीमांचल की 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उन्हें मुश्किल से 80,000 वोट मिले थे, लेकिन 2019 के उपचुनाव में किशनगंज सीट जीतकर उन्होंने इस इलाके में अपने दबदबे का पैगाम दे दिया था। सीमांचल से बिहार सरकार में 3 मंत्री भी है, जी हां, इसमें 2 पूर्णिया और 1 कटिहार जिले की सीट से चुनकर आए हैं। सीमांचल में 4 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। जी हां, पूर्णिया में बनमखी विधानसभा, अररिया में रानीगंज, कटिहार में कोरा और मनिहारी विधानसभा सीट सुरक्षित है। बिहार विधानसभा के लिए मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान किया गया। जी हां, इस दौरान सारण जिले में अजीब ही नजारा देखने को मिला। जी हां, सारण जिले के अमनोर विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय जोगनी परसा बूथ संख्या 139 पर गांव के ही एक युवक ने ईवीएम को पटक कर क्षतिग्रस्त कर दी। जी हां, इससे करीब 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा, जहां पुलिस ने मौके से युवक को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों के अनुसार आरोपित युवक ओम प्रकाश शाह मानसिक रूप से विपक्षित था, यानी कि मानसिक रूप से ठीक नहीं था। ईवीएम को क्षतिग्रस्त करने के बाद ओम प्रकाश शोर मचाने लगा कि मैंने मशीन तोड़ दी। घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष विकास कुमार मौके पर दल बल के साथ पहुंचे और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के चुनावी मौसम में वोटरों को लुभाने के लिए नेताओं और राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी जारी है। जी हां, इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नौकरियों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि युवा नौकरी मत करें, नौकरी करना नीच काम है, सही काम नहीं है। जो कहते हैं नौकरी देने की बात, वो युवा को भटकाने का काम कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि युवा खुद का कारोबार करें, युवाओं को नौकरी का लालच देना गलत बात है, यह उन्हें रास्ते से भटकाना है। जी हां, स्पष्ट है कि मांझी का यह बयान देकर महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया है। जी हां, मंच से भाषण देते हुए मांझी ने युवकों को नौकरी देने वाले मुद्दे पर अजीबोगरीब दलीलें देते हुए उनसे नौकरी नहीं कराने की अपील की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि नौकरी करना बेहद नीच काम है, यह काम किसी को नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि मैंने 13 साल नौकरी की है, इसलिए मैं जानता हूं ये पुरानी बात है। नौकरी की तरफ किसी भी सूरत में नहीं जानी चाहिए। बिहार में दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं। जहां इस दौरान कई जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला। छपरा जिले के घरगाह में एक ईवीएम को लेकर भारी बवाल हो गया। जी हां, लोगों का कहना था कि वे वोट लालटेन पर दे रहे हैं, लेकिन ये कमल पर जा रहा है। जहां कई लोग कह रहे थे कि वे 1 वोट डाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को 5 वोट मिल रहा है। यहाँ के लोगों का कहना था कि खुलेआम धांधली की गई, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जी हां, आपको बता दूं कि ईवीएम को लेकर पार्टियां भी लगातार सवाल उठाती रही है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने कभी ये बात नहीं मानी। जहां कल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी ईवीएम को लेकर आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम में चिप होती है और इसे हैक भी किया जा सकता है। जी हां, इसलिए विकसित देश बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं और छोटे और विकासशील देश ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द लाइव टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने वीडियो दिखाते हुए दावा किया है कि यहाँ पर लोगों ने भारी हंगामा किया। एक शख्स कहता है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है, वोटिंग का समय 7 बजे का है, लेकिन 8 बजे तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जहां सवाल यह है कि जब वोटिंग शुरू नहीं हुई थी तो आखिर बीजेपी को वोट कैसे गया। मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निंदा की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि विरोध करने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। अगर किसी को किसी का भी विरोध करना है तो वे लोकतांत्रिक तरीके से करें, इस तरीके से विरोध करना बिल्कुल गलत बात है। तेजस्वी यादव ने रात में अपने ट्वीट में लिखा है कि आज चुनाव सभा में किसी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर प्याज फेंकी, यह पूरी तरीके से गलत है, अलोकतांत्रिक है और अवांछनीय व्यवहार है। लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान में ही होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जब मंच से अपना भाषण दे रहे थे और जदयू प्रत्याशी सुधांशु शेखर के लिए वोटिंग की अपील कर रहे थे तो नीचे से मंच की ओर किसी शख्स ने प्याज फेंके। दोस्तों, आम आदमी को कमरतोड़ महंगाई से कुछ राहत मिली है। जहां अक्टूबर की ऊंचाई से अरहर दाल की कीमतों में 15 से 20% की गिरावट आ चुकी है, जबकि मसूर और चना सहित अन्य दालों में सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के बाद या तो स्थिर है या फिर गिरावट आई है। जहां सरकार द्वारा 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक
तुअर आयात करने की अवधि में विस्तार की घोषणा के बाद से लातूर में उच्च गुणवत्ता वाली तुअर दाल की एक्स मिल कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 100 रुपए किलोग्राम रह गई है। जहां सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों को तुअर बेचना भी शुरू कर दिया है। पिछले महीने सरकार ने अरहर आयात करने की अवधि और मसूर पर कम आयात शुल्क को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। जहां पिछले 24 घंटे में 46,254 नए केस सामने आए हैं। जहां वही 514 लोग कोरोना से जिंदगी की हार गए हैं और इस दुनिया को अलविदा कह गए। जी हां, भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 83,13,877 हो गई है। वहीं अब तक 1,23,600 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी कि इस दुनिया को अलविदा कह गए। जहां कुल एक्टिव केस की बात करें तो ये घटकर 5,33,787 पर आ गए हैं। जी हां, पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 7,618 की गिरावट आई है। इसी बीच राहत की खबर यह है कि अभी तक कुल 76,56,478 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। जी हां, पिछले 24 घंटे में 53,387 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। ICMR के मुताबिक अब तक कुल 11,29,98,959 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 12,09,609 सैंपल कल जांचे गए। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने राजनीति की शुरुआत बिहार से ही की थी। जी हां, इसलिए उनकी यहां की राजनीति पर अच्छी समझ है। जी हां, यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सरयू ने इस बार जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के अलावा 9 निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इसमें से कई बागी भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर भी बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, जमशेदपुर लौटे पर सरयू राय ने कहा है कि उन्हें लगता है कि इस बार एनडीए की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन ऊंट किस करोड़ बैठेगी ये कहना मुश्किल है। सरयू राय ने कहा है कि बिहार में भी भाजपा ने वही गलती की जो झारखंड में की थी। जहां कई ऐसे लोगों का टिकट काट दिया गया जिनके जीतने की संभावना प्रबल थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी काम किया था, जनता के बीच लोकप्रिय थे। उनके बदले ऐसे लोगों को भाजपा ने टिकट दे दिया जो चुनाव जीतने की काबिलियत नहीं रखते हैं। जहां उनमें अनुभव की कमी तो है ही, राजनीति की समझ भी कम है। अब यदि ऐसे लोग हार जाए तो फिर किसे दोष दिया जाएगा। उधर राजद के तेजस्वी यादव का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, बिहार में बढ़ रहा है। 10 लाख नौकरी का मुद्दा भी युवाओं को भा रहा है। वैसे परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर विधानसभा के कई इलाकों में जेडीयू प्रत्याशी रमेश श्रीदेव के लिए चुनाव प्रचार किया। जहां इस दौरान उन्होंने लोगों से जनसंपर्क की और कई सभाएं भी की। जहां चुनावी प्रचार के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में पांडे ने कहा कि बिहार में सुशासन के कारण एक बार फिर से एनडीए की सरकार बननी तय है। आज बिहार में कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं रह गया है। लोग अमन और शांति के साथ रह रहे हैं। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। टिकट नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी मामला है, मैं एनडीए में था, हूं और रहूंगा। कल मधेपुरा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभा को संबोधित किया। जी हां, इस दौरान सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार बदल देंगे। क्या बदला बिहार? क्या आज युवाओं को रोजगार मिला है? जी हां, आज युवा रोजगार मांगते हैं तो फिर उन्हें पिटवाया जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कितना भी झूठ बोले लेकिन सच्चाई दिख ही जाती है। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जी हां, नोटबंदी कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में कौन खड़ा था? अंबानी अडानी कभी लाइन में खड़े हुए दिखे नहीं दिखे, लेकिन आपके जेब से नरेंद्र मोदी ने पैसे निकाल दिए और अमीरों को कर्जा दे दिया। जी हां, नोट बंद कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में कौन खड़ा था? अंबानी अडानी कभी लाइन में खड़े नहीं हुए। राहुल गांधी ने किसानों से पूछा कि फसल का क्या मूल्य मिलता है। यहाँ के किसानों का फसल लेकर हरियाणा पंजाब में बिचौलियां बेचते हैं। आपका मक्का यहाँ आप 800 में बेचते हैं। वे मक्का अंबानी और अडानी के गोदाम में जा रहा है। वे मूल्य तय करके अधिक की कीमत में बेचते हैं। अब हरियाणा और पंजाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा है। झारखंड और बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, अगर आप दीपावली और छठ को लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। जी हां, झारखंड से बिहार आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 9 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएगी। 10 नवंबर से गंगा दामोदर एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों का परिचालन स्पेशल ट्रेन के रूप में किया जाएगा। जी हां, रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। 10 नवंबर से ये ट्रेनें चलेगी। जी हां, इनमें रांची, पटना, जनशताब्दी और सहरसा और पूर्णिया जाने वाले कोसी एक्सप्रेस शामिल है।
तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में सभी नेता जुटे हुए हैं। जो इसी क्रम में कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी तौसीफ आलम के पक्ष में कॉलेज चौक में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए और एआईएमआईएम पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जी हां, तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि हैदराबाद में शाहीन बाग जैसा आंदोलन क्यों नहीं हुआ, उस वक्त ओवैसी कहां थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि लालू प्रसाद के नाम पर चुनाव जीतकर भाजपा से हाथ मिलाने के वाले नीतीश कुमार को 10 नवंबर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार फेंकना है। बहादुरगंज विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार तौसीफ आलम के समर्थन में मतदान करने के लिए अपील करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और सीमांचल आयोग का गठन करके सीमांचल की बदहाली को रोकने का कार्य किया जाएगा। जहां इसके साथ ही आम जनों को बेहतर शिक्षा, इलाज और पलायन को रोकने के लिए बेहतर विकल्प किया जाएगा। आपको बता दूं कि किशनगंज के सभी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी दल के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जहां जेडीयू एमएलसी दिनेश कुमार सिंह को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। जी हां, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिलने के बाद दिनेश कुमार सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। एमएलसी दिनेश कुमार सिंह की बेटी कोमल सिंह मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से इस बार लोजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार है। दिनेश सिंह पर आरोप लग रहा था कि वह जेडीयू कार्यकर्ता पर अपनी बेटी को चुनाव में जिताने के लिए दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार ने एमएलसी दिनेश कुमार सिंह को सस्पेंड करते हुए निलंबित पत्र जारी कर दिया। जी साथ ही 10 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा गया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के दिनेश सिंह जेडीयू से एमएलसी है। जी उनकी पत्नी वीना सिंह लोजपा की वैशाली से सांसद है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।